हेलो हेलो। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी आप सभी को? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे बच्चे, कैसे हो आप सारे? एकदम मस्त एकदम मस्त। तबीयत पानी सब बच्चों ठीक है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सेटल हो जाइए जल्दी से। जय हो जय हो जय हो। भोले बाबा की जय हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया। सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बच्चों जल्दी से। लास्ट क्लास में राम राम बेटे। एकदम बढ़िया बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया। तुम लोग सुनाओ। हेलो सर। हेलो बच्चे, बोलिए। सर जय भोले। जय भोले की। बच्चों कल की जो क्लास हो रही थी हमारी, उसमें हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी टू ब्लॉक फ्रिक्शन की। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज की जो क्लास है बच्चे, उसमें वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिस्कशन करना है। ठीक है। समय बचेगा तो कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो क्लास है बच्चों आज की, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं सीखना है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको अप्लाई करना है। क्योंकि इसमें बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगेगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हर सवाल को आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला करके नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना होगा बच्चों, पेपर पेन एकदम रख दीजिए। आपको आने वाले 15-20 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखना है, केवल समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाली थी बच्चों टू ब्लॉक सिस्टम। चलिए अब बच्चों कुछ भी आपको लिखना लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे, सारे सेंटर सब कनेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं। वो जो सवाल दिया है तो ऑलमोस्ट हर सवाल में यही सिचुएशन होगी। दो ब्लॉक रखे होंगे, एक में फ्रिक्शन दिया होगा, एक हो सकता है स्मूथ हो या दोनों फ्रिक्शन हो। फोर्स लग रहा होगा, दोनों में से एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। तो कैसे करना है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों, हर सवाल में सेम स्टेप फॉलो करने। जो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, आपने उसको नेट एक्सेलरेशन पहले निकालना है। कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप नेट एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो जैसे बच्चों देखिए, ये दो ब्लॉक हैं, एक 5 किलो का, एक 10 किलो का, उस पर नेट फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। तो इसके लिए बच्चों जो नेट एक्सेलरेशन होगा, देखिए जो नेट एक्सेलरेशन होगा, वो नेट एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो बच्चों यहाँ फोर्स है 50 न्यूटन और टोटल मास हो जाएगा 10 और 5 15। तो बच्चों ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये बच्चों नेट एक्सेलरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से जाए और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग हो, स्लाइडिंग हो रही हो उनके बीच में, ऐसा भी तो हो सकता है सर। तो बिल्कुल बात सही है बच्चों, स्लाइडिंग हो सकती है। लेकिन जब आप सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले आप इनको एक ही बॉक्स मान के चलेंगे कि एक ब्लॉक है और इस एक ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और इस 50 न्यूटन की वजह से आप पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो हो सकता है स्लाइडिंग हो सकता है स्लाइडिंग ना हो, हमें नहीं पता। लेकिन आप पूरे चीज को एक ही ब्लॉक मान लीजिए और उसका एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए। तो पहला स्टेप क्या करना है, जितना भी फोर्स लग रहा हो, ऊपर वाले ब्लॉक पे लगे, नीचे वाले ब्लॉक पे लगे, दोनों पे लगे, ऊपर फ्रिक्शन हो नीचे फ्रिक्शन हो, सबसे पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। तो नेट एक्सेलरेशन होगा जितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये ए नेट की वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। दूसरे स्टेप में जाने से पहले मुझे बच्चों बता दो, क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है क्या कि नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास?
क्लियर है सबको? चलिए, नहीं अभी नहीं, मैं बताऊंगा आपको। अभी अभी आपको कुछ नहीं करना, आप केवल शांति से बैठिए, बोर्ड पे देखिए, मैं समय दूंगा आपको नोट करने के लिए। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप। अब बच्चों, आप सवाल में पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो आपने एक्सेलरेशन तो निकाल दिया 10/3, लेकिन जब आपने ये एक्सेलरेशन निकाला है तो आपने ये माना है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे ना बढ़े, हो सकता है ना कि दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे ना बढ़े, इसका एक्सेलरेशन कुछ और, इसका एक्सेलरेशन कुछ और दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो स्लाइडिंग होगी या नहीं उसको क्या चेक करने के लिए कैसे करेंगे बच्चे, कि आप चाहो तो ए ब्लॉक की एफबीडी बना लो और चाहे तो बी ब्लॉक की एफबीडी बना लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ए की एफबीडी बना लीजिए, आप चाहो तो बी की एफबीडी बनाओ, दोनों में से किसी की भी एफबीडी बना लीजिए, है ना। 5 किलो की बना लीजिए या तो 10 किलो की बना लीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे आपको एक लाइन में आंसर निकालना है, तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप उसकी एफबीडी बनाइए जिसपे फोर्स ना लग रहा हो। जैसे मैं फोर्स 5 किलो पे लग रहा है तो मैं 10 किलो की एफबीडी बना लूंगा और मैं बोलूंगा कि देखिए पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो 10 kg का ब्लॉक है ये भी आगे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रहा होगा, ठीक है। जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10/3 कंबाइंड एक्सेलरेशन है तो इसका भी 10/3 होगा, इसका भी 10/3, तो ये भी आगे की तरफ 10/3 से जा रहा होगा। बच्चों चूंकि ग्राउंड फ्लोर स्मूथ है, इसका मतलब ग्राउंड और इसके बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ग्राउंड और इसके बीच में, चूंकि ग्राउंड स्मूथ है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ग्राउंड और 10 kg? 0, क्योंकि स्मूथ है ना बच्चों, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 होगा। अच्छा, इन दोनों के ब्लॉक के बीच में लगेगा या नहीं लगेगा बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स? 5 और 10 के बीच में लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना, बस लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रफनेस है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है तो रफनेस है। बोलो ठीक है? ओके। अब जो थोड़ा सा लॉजिकली बताना, ये जो 10 किलो वाला ब्लॉक है इसका आगे की तरफ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो मुझे बता दो 10 किलो पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? 10 किलो पे पीछे के साइड या आगे के साइड? सब मानते हो पीछे लगेगा एक्सेलरेशन? कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं पीछे लगेगा। जो भी बच्चे पीछे बोल रहे हैं वो लॉजिक समझा सकते हैं क्या कि सर पीछे लगेगा, इस वजह से पीछे लगेगा? कोई कारण आपका कि भाई पीछे लगेगा सर, इसका कारण ये है? कोई भी बच्चा बताना चाहे, सही गलत की परवाह मत करो। हाँ बोलिए बोलिए। फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स को अपोज करता है। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट सही है? फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स को अपोज करता है? ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको 2 कारण दूंगा इसके। पहला कारण देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर की जब भी आपको कंफ्यूजन होगी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं, इन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा कि ये जो 5 किलो वाला ब्लॉक है जिसपे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, तो 5 किलो वाला आगे निकल जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है मान लीजिए और 5 किलो पे आप फोर्स लगाएंगे तो आगे निकल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो 5 किलो वाला की जो टेंडेंसी है 5 किलो वाले की, वो आगे जाने की टेंडेंसी है, यस और नो? 5 किलो वाले की, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। बोलिए ठीक है? तो अगर 5 किलो आगे जाना चाहता है तो 5 किलो पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? 5 किलो पे पीछे की तरफ। 5 किलो पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, मानते हो बेटा सारे? तो इसका रिएक्शन 10 किलो पे किधर आएगा? आगे की तरफ, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स और ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पेयर है बच्चों? एक्शन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 5 किलो पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ तो उसका रिएक्शन 10 किलो पे आगे की तरफ। क्लियर है ना सबको? अच्छा, दूसरा कारण सुनिए बच्चों, देखिए 10 किलो वाला जो ब्लॉक है इसका आगे तरफ एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सेलरेशन आया होगा 10 किलो पे, ये कौन लाया होगा? क्या 50 न्यूटन लाया होगा इस 10 किलो पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ? यस और नो?
हाँ देखिए 50 न्यूटन इसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि 50 न्यूटन किस पे लग रहा है? 5 किलो पे। तो इसके एक्सेलरेशन आगे की तरफ लाने के लिए इस पे कोई आगे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, तभी तो इस पे आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। बोलो बेटा। और वो आगे की तरफ फोर्स कौन हो सकता है? बोलिए। मेरी बात सबको समझ में आई है बेटा? ठीक है, तो 10 किलो पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो इस सवाल में देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना। जब भी टू ब्लॉक सिस्टम आए, पहला स्टेप नेट एक्सेलरेशन, दूसरा स्टेप उस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए जिसपे फोर्स ना लग रहा हो। सर अगर जिसपे फोर्स लग रहा है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आंसर गलत आएगा क्या? नहीं, सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप उस पर ड्रॉ करेंगे जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप एक लाइन में सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे? अब बच्चों आप फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन 10/3 आ रही है, तो आप मुझे बच्चों इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं क्या? ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? मास 10 किलो है और आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? m इंटू ए होगा क्या? बोलिए। तो मास तो 10 किलो है और एक्सेलरेशन 10/3 है। बोलिए ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों? 100/3 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स हमने डायरेक्टली म्यू इंटू एन क्यों नहीं लिख दिया? मतलब डायरेक्ट ऐसा भी तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बताया था, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू 0.4 है, नॉर्मल रिएक्शन से सीधे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया? क्या गड़बड़ी है? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? 10 इंटू 10/3 ही क्यों यूज किया? बी ब्लॉक और सरफेस तो खैर फ्रिक्शन 0 है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो हम लोगों ने म्यू इंटू एन क्यों नहीं यूज किया? कोई बच्चा अगर कारण बता पाए। एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं उसका कारण बताता हूं बच्चों। अभी हमने देखिए ये माना है कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक नीचे वाला दोनों का सेम एक्सेलरेशन 10/3 माना है, यस और नो? अगर दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इनके बीच में स्लाइडिंग हो रही है या नहीं हो रही है? स्लाइडिंग इनके बीच में हो रही है नहीं हो रही है? अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक लग रहा होगा ना बेटा दोनों के बीच में, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं हो रही। मेरी बात क्लियर है क्या? अगर स्टैटिक लग रही है तो तुम सारे बच्चों को पता है कि स्टैटिक की वैल्यू 0 से लेकर म्यू इंटू एन तक कुछ भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही? म्यू एन टू उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फ्रिक्शन की। हर बार म्यू एन होगा ऐसा थोड़ी है, 0 से लेकर म्यू एन तक कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो अभी यहां के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 100/3 न्यूटन आ रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला, अब अगर बच्चों इन दोनों के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालूं, है ना, तो दूसरा स्टेप होगा बच्चों आपको सॉल्व करके ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो निकालना है। उसके लिए आप उस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए जिसपे फोर्स ना लगाया गया होगा, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फिर अगला स्टेप, थर्ड स्टेप होगा बच्चों, आपको मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। दोनों के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी दी हुई है? देखो जरा एक बार, 0.4। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन बच्चों किसका नॉर्मल रिएक्शन लेंगे? जो ग्राउंड लगा रहा होगा इस पूरे सिस्टम पे, या इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा, मतलब ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल लग रहा हो वो लेंगे, या सरफेस? चलिए मैं दो ऑप्शन देता हूं, मतलब इसको बोल दीजिए नॉर्मल नंबर 2, इसको बोल दीजिए नॉर्मल 1। तो नॉर्मल 1 वाला कंसीडर करेंगे या 2 वाला? 1 या 2? 1 वाला बच्चों। 2 वाला कंसीडर। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आप निकाल रहे हो, ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, आप इन दोनों सरफेसेस के बीच में निकाल रहे हो, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितना नॉर्मल लगेगा वो देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब देखो अगर आप तो 5 किलो की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो 5 किलो पे देखिए बेटा, ये 5 किलो है ना, चलो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसमें 5G नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, 5G नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन बेटा किधर लग रहा होगा? तो क्या नॉर्मल की वैल्यू 5G के बराबर होगी? बोलो बेटा। नॉर्मल की वैल्यू 5G के बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा वो 5G के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे 5 इंटू जी लिख देता हूं, ठीक है बच्चों।
तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। बोलिए क्लियर है? अब बच्चे देखिए, जरा ध्यान से समझना होगा। अगर इस ब्लॉक को 10 किलो वाले ब्लॉक को आगे की तरफ जाना है, अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ स्लाइड करना है तो 10 किलो का जो एक्सेलरेशन होगा वो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सही बात है ना बेटा? और अगर आप इस ब्लॉक को 10/3 से एक्सेलरेट करना चाहते हो तो जो रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की वो 100/3 है। ठीक है ना? 100/3 का मतलब हो गया बच्चों 33.3 न्यूटन। ठीक है। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों सरफेसेस के बीच में लग सकता है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन और 33.33 मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है बच्चों, मैं इसको एफआर बोल देता हूं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम वैल्यू, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है? रिक्वायर्ड की ज्यादा है। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 20 न्यूटन, रिक्वायर्ड है 33.3 न्यूटन। तो क्या बच्चों ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या इस वैल्यू को कभी अचीव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम हो सकती है 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे 0 से जाते हुए मैक्सिमम वैल्यू 20 तक ही अटक जाती है। अगर इन दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलना है, अगर चाहते हो दोनों ब्लॉक साथ में चले, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो कितना आ रहा है? 33.33 न्यूटन। क्या जो फ्रिक्शन है वो इतना सफिशिएंट है कि ये वैल्यू दे पाए बच्चों? नहीं। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होगी। बोलो ठीक है बेटा? अब तो इतना आप 3 स्टेप कैलकुलेट करने के बाद आप ये कंफर्म कर लोगे कि रिलेटिव स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। मान लीजिए, समझाने के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए कि आप ये वैल्यू सॉल्व करते, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू और 60 न्यूटन आ जाता है। एक समझाने के लिए वैल्यू ले रहा हूं, आप सॉल्व करते, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 60 न्यूटन निकालते, तो आप देखते कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब जो इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इतनी वैल्यू दे सकता है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन आता तो, है ना? तो हम कहते हैं कि इतना जितनी रिक्वायरमेंट है वो इतना ये दे सकता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन है, रिक्वायर्ड 33 है, तो ये इतने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दे सकता है। तो इसका मतलब हमारा असम्पशन था कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। लेकिन यहां पे जो सवाल आया है उसमें क्या हुआ है बच्चों कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा आ रहा है। रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वैल्यू कम है जो मैक्सिमम लग सकता है। इसका मतलब जो इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है वो इतना ज्यादा कभी नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक्स विदाउट स्लाइडिंग आगे बढ़े। क्या बात क्लियर हो गई? तो अब अगला देखिए, अगला स्टेप क्या करना है। अब आपको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी। अब आपने एक चीज स्टैब्लिश कर ली है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगी, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता। तो 5 किलो जिसपे 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला ब्लॉक 10 किलो, ठीक है, जिसपे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, और ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों जो होगा, चूंकि रिलेटिव स्लिपिंग होगी दोनों के बीच में, ये डिसाइड हो गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। बोलिए बेटा ठीक है ना? जब स्लिपिंग होती है तो आप क्या लिखते हो? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिखते हो ना, जब स्लिपिंग होती है। अब यहां पे केवल एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर है, तो 0.4 लिख दो। और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों 5G के बराबर होगा, 5 × 10, यानी 20 न्यूटन आगे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ 20 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ 20 न्यूटन। तो बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 किलो का एक्सेलरेशन बता दो, तो आप बता सकते हो क्या? क्या लिखूं बताइए? 5 किलो का एक्सेलरेशन, आगे 50 न्यूटन, पीछे 20 न्यूटन। बोलिए बेटा। 50 - 20 डिवाइडेड बाय, बोलिए क्लियर है क्या बच्चों सबको? तो यहां से एक्सेलरेशन देखिए 50 - 20 30, 30/5 6। बोलिए क्लियर है क्या बच्चों सबको? अब आगे 10 किलो का बता दो, आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स 20 लग रहा है, आगे की तरफ फोर्स 20 है, मास 10 किलो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स केवल फ्रिक्शन के अलावा और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए क्लियर है सबको?
Yes, sir. चलिए, हाँ, यही तो कंडीशन है। देखिए, जब हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि साथ साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 33.3 है और जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 20 लग सकता है। तो अगर मैक्सिमम 20 ही लग सकता है और रिक्वायर्ड 33 है, इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कब आया? जब आपने माना कि दोनों साथ चल रहे हैं, पर दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। साथ साथ नहीं चल पाएंगे तो अलग अलग चलेंगे। साथ साथ नहीं चल पाएंगे, कैसे पता चला? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है। बोले ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप। कुछ कंफ्यूजन है, कोई चीज आप कंफर्म करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन के फॉर्म में बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, यस सर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो, स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन जीरो जी। आप बताइए फिर क्या होगा? स्मूथ नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्मूथ मतलब रफनेस नहीं है। रफनेस नहीं मतलब फ्रिक्शन जीरो। जब स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया रहेगा। हाँ हाँ, मैं स्लाइड चेंज कर दूं क्या? लिखिए लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? सर स्लाइड चेंज कर 4 तारीख का जो टेस्ट है ना आपका, 5 को है 4 को है? हाँ हाँ, तो वर्क एनर्जी पूरा आ रहा है मैंने, हाँ सिलेबस देखा है, हो जाएगा बच्चों।
हाँ हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ रुक जाइए, अब ये नोट कर लीजिए पहले, फिर पीछा कर लीजिएगा। अच्छा सर बोल रहे थे कि हाँ हाँ हो जाएगा speech? हाँ, वर्क एनर्जी यार कोशिश करेंगे, लगभग लगभग खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा क्लासेस हैं 2 हफ्ते में, तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर अगर कुछ ऐसा लगेगा तो फिर देख लेंगे, है ना, बट हो जाएगा मेरे हिसाब से। वर्क एनर्जी बच्चों आसान है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही थोड़ा सा था जिसमें काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। वर्क एनर्जी थोड़ा आसान है, मोस्ट प्रॉब्ली आज हो जाएगा। तो सर्कुलर सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे उसके पहले करा दूंगा। बच्चों लिख लिया सबने ये? ठीक, लिखिए बच्चों जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन वैसे सिलेबस में तो मेंशन नहीं था, पर अगर आप हाँ 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 है, हो जाएगा, मत परेशान होइए, बोलिए। हम्म हम्म। फिर जब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अभी एक ही फ्रिक्शनल फोर्स लगा के कैलकुलेशन किया है ना, फिर इधर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं नीचे भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में होता, फिर नेट फोर्स निकालते हैं। गुड, अगला सवाल फिर सही करके दिखाना भला, जिसको समझ में आया है। देख तुम लोग कर तो लियो ये वाली स्लाइड ना। बच्चों अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस बार पिछले वाले सवाल में ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया था, इस बार नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया है। तो मैं थोड़ा स्टेप्स आपको लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग करो, है ना, मैं बस स्टेप्स आपको लिख देता हूं कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों ए नेट निकालो, ये मानते हुए कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो। फिर देखो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है, कंपेयर करो। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन को कंपेयर करो। अगर रिक्वायर्ड ज्यादा है मैक्सिमम से तो स्लिपिंग होगी। फिर से दोनों की एफबीडी ड्रॉ करो। दोनों की एफबीडी एंड इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। अगर ये केस नहीं होता है, इफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो फिर बोथ ब्लॉक विल गो विथ सेम एक्सेलरेशन। ठीक, सारे स्टेप्स हो गए। हम्म। क्या रहा बेटा, रिक्वायर्ड ज्यादा आ रहा है या एफएस मैक्स ज्यादा है? एफएस मैक्स ज्यादा आ रहा है, तो दोनों सेम से एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, स्लिपिंग होगी। थोड़ी देर और रुकते हैं बच्चों, बाकी लोग भी कर लें, फिर डिस्कशन करते हैं।
चलिए बच्चों एक बार हाथ उठाइए तो मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। एक बार हाथ उठाओ बेटा, कितने बच्चों का हो गया है? काफी सारे बच्चों का हो गया। गुड गुड गुड। तो सबसे पहले बच्चों एनेट, एनेट निकालने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया एनेट निकालने के लिए? एफ अपॉन टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो एफ हमारे पास कितना है यहाँ पे देखो 90, और टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो क्या आपका भी ए नेट बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है? ठीक है। अब चूंकि बेटा बातें नहीं करिए, हल्द्वानी पाठशाला फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है क्या? हल्द्वानी पाठशाला अगर बात कर रहे हैं तो माइक बंद कर लीजिए। 3 मीटर, हाँ आ रही है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों कॉमन एक्सेलरेशन होगा, और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स किन के बीच में निकालेंगे बच्चों? ए बी या ब्लॉक और सरफेस? ए और बी ब्लॉक्स के बीच में निकालेंगे। तो अगर ब्लॉक के बीच में अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो बच्चों आप किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पसंद करोगे, ब्लॉक ए या ब्लॉक बी? ए की। अच्छा ए पे बच्चों देखिए, अगर आपने फोर्स आगे की तरफ लगाया और ये माना है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेंगे। तो ए आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। तो बताओ बच्चों ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? ए पे राइट के साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड बच्चों। लेफ्ट जो भी बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ लग गया तो इसको आगे की तरफ एक्सलरेट करने वाला कोई बचेगा नहीं। ये एक्चुअली आगे की तरफ एक्सलरेट हो पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। तो बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मास ऑफ ब्लॉक ए 10 है, ये 10 किलो इसका मास है, एक्सलेशन आगे की तरफ 3 है। तो बच्चों जो इसका, हाँ 3 एक्सलरेशन 10 मास, तो बच्चों 30 न्यूटन आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। बोलिए ठीक है? ठीक है। अब बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन के साथ क्या रिलेशन है, ज्यादा है कम है। तो उसके लिए बच्चों हमें एफ एस मैक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों दोनों के बीच में लगने वाले मैक्स? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यही होगा क्या बच्चों? म्यू की वैल्यू 0.4 है और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। क्योंकि इन दोनों के बीच का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, तो केवल ब्लॉक ए का ही आपको mg और नॉर्मल लेना होगा, ठीक है। तो ब्लॉक ए का mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका मास 10 किलो है तो म्यू mg। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 40 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर यहां से आप ध्यान से देखिए, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है? कम है। तो बच्चों जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फुलफिल कर पाएगा? बोलिए यस और नो। तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है वो सही है, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर पाएंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बोलिए ठीक है? तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आए किस टाइप के हैं और कैसे सॉल्व करना है? ठीक। एक बच्चों इसी में अगर मान लीजिए, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, मान लीजिए आप मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते और इसकी वैल्यू आ जाती 20 न्यूटन, एक ऐसे डेटा ले रहा हूं समझाने के लिए, तो फिर बच्चे हम क्या बोलते, फिर क्या बोलते हम लोग? हाँ तो फिर स्लिप कर जाते, राइट। फिर दोनों का एक्सलेशन डिफरेंट होता, फिर बच्चे हम लोग क्या करते, दोनों की इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते, दोनों पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाते और फिर दोनों का अलग अलग एक्सलेशन निकालते। सही है ना? चलिए कितने बच्चों का सही आ गया था बेटा हर स्टेप? हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, तो बस यही होता है बच्चों दो ब्लॉक सिस्टम में, और कोई चीज नहीं है, यही बेसिक है। बाकी आप डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने आती रहेंगी, उसको आपको डील करना पड़ेगा। जैसे एक ये सवाल देखिए, पिछले वाले सवाल में, हाँ हाँ 30 न्यूटन। अच्छा पिछले सवाल में क्या पूछा था, मैं थोड़ा एक सेकंड बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था, क्या पूछा था? हाँ फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों उनके बीच में 30 न्यूटन होगा, 40 नहीं लगेगा, ये तो मैक्सिमम लग सकता है। रिक्वायरमेंट 30 की है तो 30 ही लगेगा, और दोनों के बीच में एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी 30 न्यूटन। चलिए ऐसा ही बच्चों अगला सवाल है, थोड़ा सा अलग चीज पूछी है, एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, मैं स्टेप्स बताता हूं आपको फिर।
पढ़ लिया बच्चों सबने सवाल? ठीक बच्चों, देखिए सबसे पहले ना आप ए नेट की वैल्यू निकाल लीजिए, ऐसा मानते हुए कि दोनों साथ में मूव करेंगे। क्योंकि फोर्स आपको नहीं पता, तो जो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए वो इन टर्म्स ऑफ एफ निकाल लीजिए, मतलब कैपिटल एफ के टर्म्स में निकाल लीजिए आप। क्योंकि वैल्यू नहीं पता ना, तो फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास करोगे तो एफ के टर्म्स में आएगा। दूसरा स्टेप बच्चों, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल दीजिए कि अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये भी बच्चों आएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ। फिर बच्चों एक कंडीशन लगा दीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक साथ में मूव करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से बराबर या कम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि साथ में मूव करें, क्या बेटा? अच्छा अच्छा, अभी सही है? हाँ हाँ, मैं फिर से बोल देता हूं। देखिए सबसे पहले आप नेट एक्सेलरेशन निकालिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ, फिर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी आपको निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ। क्योंकि देखिए हर बार एफ की वैल्यू दे रखते थे, कुछ 100 न्यूटन, 90 न्यूटन, 50 न्यूटन। इस बार एफ है तो आप एफ के टर्म्स में ही सारा कैलकुलेशन कर लीजिए, एक्सेलरेशन भी एफ के टर्म्स में, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी एफ के टर्म्स में। फिर आप कंडीशन लगा दीजिएगा कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए इफ नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग का मतलब ब्लॉक्स गो टुगेदर। ठीक है, तो आप बच्चों ये कंडीशन लगाएंगे ना तो आपको वैल्यू आ जाएगी कि एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन ब्लॉक्स के साथ में मूव करने की। तो एक बार करिए बच्चों, और जो भी आंसर है आप बताइए। ओके हम्म सारे लोग कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। फोर्टी 1.66 आ रहा है, 125/3 आ रहा है। चलिए चलिए ओके ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। चलिए बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले आपने सबने ए नेट निकाला होगा ये मानते हुए कि ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ गया था तुम लोग के पास? सबका ये आया ना बच्चों, F/25। टोटल मास 25, फोर्स केवल एक लग रहा है, F/25। अब बोला गया रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो बताइए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा अगर साथ में मूव करना है। तो बच्चों आप लोगों ने किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी है? बी की। मेरे हिसाब से देखिए बच्चों, आप अगर एक ही ड्रॉ करेंगे तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। लेकिन बी का ड्रॉ करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बताइए बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा सबसे पहले? आगे की तरफ। कारण क्या है बच्चों इसका, आगे की तरफ क्यों बोल रहे हैं आप सारे? एक्सेलरेशन राइट की तरफ है और यही फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो बी को आगे की तरफ एक्सेलरेट कर सकता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू इट्स एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक बी का मास बच्चों 15 किलो है और इसका एक्सेलरेशन F/25 है। तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आएगा बच्चों मेरे हिसाब से 5 5 3 3F/5 आया बच्चों। आपका भी ये आया है क्या? ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। अब आपको चाहिए अगर दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव करना है, सवाल में यही बोल रहा है कि बताइए कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ हो बिलो विच द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मतलब कम से कम कितना लगा सकते हैं वो बताना है। तो अगर आप चाहते हो ब्लॉक साथ में मूव करें तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है बच्चों 3F/5, इसको कम होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बच्चों इन दोनों के बीच में कितना लगेगा? μmg, है ना। तो थोड़ा सा मैं
ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ब्लॉक ए की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ब्लॉक ए का मास 10 किलो है, तो इसका 10G नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा बच्चों म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो 3F/5 इसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन म्यू एन। म्यू की वैल्यू बच्चों 1/4 और नॉर्मल रिएक्शन है m × g यानी 10 × 10 100। बोलिए ठीक है ना बेटा? Yes, sir. तो यहां से देखिए 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 3F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 125। तो बच्चों F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 125/3। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो Yes, sir. अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 125/3 उसके बराबर या उससे कम हुई तो ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। अगर 125 को एक्सीड कर गया तो दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगी बच्चों? स्लिपिंग। तो दोनों के एक्सेलरेशन उस केस में क्या हो जाएंगे? फिर Different. डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. चलिए कितने बच्चों का सही आ गया था? एक बार हाथ उठा दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड। below which हाँ हाँ एक F equals to 125 मान के तो से नीचे तो फिर हाँ, इसका आंसर आप F इज इक्वल टू 125/3 रखिएगा। उससे नीचे साथ में मूव करेंगे, 125/3 से ऊपर अलग अलग मूव करेंगे। हो गया बच्चों? सबका हो गया? हाँ बोलिए। सर इसमें सर नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन बेटा देखिए, आपको नॉर्मल रिएक्शन के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप मुझे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है? ब्लॉक्स के बीच में या ब्लॉक और सरफेस के बीच में? बोलो। ब्लॉक्स के बीच में। ब्लॉक्स के बीच में। तो उनके बीच में जितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वही कंसीडर करेंगे, क्योंकि म्यू इंटू एन आप चूंकि ब्लॉक्स के बीच में निकाल रहे हो फ्रिक्शन, तो नॉर्मल फोर्स ब्लॉक्स के बीच के ही तो लगने वाला लोगे ना। बोलिए। यस सर। तो आप देखो 10 kg की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 10G नीचे, नॉर्मल ऊपर, और नीचे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऊपर वाले का ये वाला नॉर्मल है उसका रिएक्शन नीचे नॉर्मल, इसका mg नीचे, ब्लॉक बी का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड ऊपर। तो हमें इस वाले नॉर्मल में इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है। अब वो कैसे निकाल सकते हो? अगर 10 किलोग्राम के बीडी ड्रॉ करोगे तो 10G जो अर्थ खींच रही है इसको 10 किलो को, उसको ये जो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है वही इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल ओवर 10G हो जाएगा। कौन सा वाला? ये 125 है। ये दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, इस साइड भी 3 से डिवाइड करो, इस साइड भी 3 से डिवाइड करो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 125/3 हो जाएगा। बोलिए। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, देखो ना मैंने एक ही ड्रॉ करी है, देखो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से डिसाइड नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस चीज से डिसाइड होगा कि जिन ब्लॉक्स के बीच में जैसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो इनके बीच में नॉर्मल कितना लगेगा वो होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल एक करें फिर। अब बच्चों इसमें देखिए पिछले सवालों से ये सवाल थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि दोनों सरफेसेस रफ हैं, तो दोनों के मासेस दिए हैं, फोर्स दिए हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। तो बच्चों देखिए थोड़ा सा मैं थोड़ा मदद कर देता हूं आपकी। पहला स्टेप बच्चों इसमें भी आप वही करोगे, प्रोसेस सेम रहेगा, ए नेट निकालोगे। लेकिन बच्चों आप जब इन ब्लॉक्स का नेट एक्सेलरेशन निकालोगे इन दोनों को एक जैसा मान के कि एक ब्लॉक है, तो बच्चों देखिए एक ब्लॉक है तो इसमें फोर्स तो आगे की तरफ लग रहा है बच्चों। देखिए जो भी आपका एफ है ना सवाल में दिया है 90 न्यूटन, तो बच्चों इस फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या इस पूरे सिस्टम में? नीचे वाला तो हाँ फ्रिक्शनल फोर्स,
फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल। और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों इस केस के लिए? लेफ्ट साइड। कैसे बच्चों, आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लेफ्ट के साइड होगा? क्योंकि ये पूरा ब्लॉक आगे स्लाइड करेगा, तो जो ग्राउंड है वो बी ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगाएगा। बोलिए मानते हैं? अब 90, अब अच्छा बच्चों स्लाइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा या मैक्सिमम से कम लगा रहा होगा? मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से अच्छा, मैक्सिमम से कम। ठीक है, चेक करते हैं बच्चों। अगर मुझे निकालना है कि इस पूरे सिस्टम पे ये जो ए और बी पूरा ब्लॉक है, इस पे ग्राउंड कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड मैक्सिमम। तो क्या बच्चों, रिफ्रैक्ट सॉरी म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बोलिए ठीक है? Yes, sir. म्यू एस। अब अच्छा म्यू कौन सा लोगे, ग्राउंड वाला लोगे यानी म्यू 2 या म्यू 1? ग्राउंड वाला, क्योंकि बेटा हम ग्राउंड वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा लोगे, जो ग्राउंड लगाएगा बच्चों या ब्लॉक्स के बीच वाला? जो ग्राउंड लगाएगा। तो नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड एनजी हो गया, और नीचे की तरफ बच्चों दोनों ब्लॉक का वेट लगेगा, है ना? तो 10 और 15 25, तो 25G लगेगा। बोलिए ठीक है? ओके, तो 25G इतना लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 25G, तो 25 इंटू 10। तो बच्चों जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है मेरे कैलकुलेशन से तो 50 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम लगेगा, और आपने आगे की तरफ फोर्स लगा दिया 90 न्यूटन, तो ये सिस्टम आगे की तरफ स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा? 50। बोले क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे बस इतना कंफ्यूजन, मतलब इतना आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा कि जब आप ए नेट निकाल रहे होंगे तो केवल 90 नहीं लगाना है, 90 माइनस 50 डिवाइड बाय टोटल मास। मेरी बात समझ में आ गई आपको? फिर वही आपको ए नेट निकालना है, फिर दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा वो निकालना है, फिर फ्रिक्शन को कंपेयर करना है मैक्सिमम फ्रिक्शन से, कम या ज्यादा। अगर कम है तो दोनों साथ में मूव करेंगे, वही कॉमन एक्सेलरेशन ही दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं है तो स्लाइडिंग होगी। तो क्या लग रहा है बच्चों, स्लाइड करेंगे या साथ में जाएंगे? ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 60। ओके, और दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन? ओके, चलिए बच्चों आ जाइए सारे बोर्ड पे, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप ए नेट की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ए नेट होगा जितना आपने फोर्स लिखा है डिवाइड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स बच्चों हो जाएगा 90 आगे की तरफ, 50 फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, डिवाइड बाय टोटल मास हो जाएगा 10 और 15 25। तो बच्चों जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो 40 डिवाइड बाय 25, तो 5 और 8। तो बच्चों तुम लोग कभी 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है नेट एक्सेलरेशन? उसके बाद रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के लिए बच्चों आपने किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी है? ए की। देखिए बच्चों ए यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा समझदारी रहेगी। अगर आप ए की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ए पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा?
आगे की तरफ। कारण यही है बच्चों की इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है 8/5। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ए का मास जो है वो 10 किलो है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 10 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 8/5 है। क्या बच्चों 16 न्यूटन आ गया है? तुम लोग कभी आए बच्चों 16? यस सर। चलिए अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ये कौन सा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आप निकाल रहे हो? जो ब्लॉक्स के बीच में लगेगा या ब्लॉक्स के बीच वाला? म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यूएस की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0.4 और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों मास आप ए का रखोगे है ना, 10g। तो 10 इंटू जी, तो ये बच्चों हो जाएगा तुम्हारा 40 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है बच्चों 40 न्यूटन और रिक्वायरमेंट कितने की है? 16 की है ना। तो जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम से कम है। तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। अगर बच्चों इसकी वैल्यू कुछ कम आ जाती, 16 से कम होती, तो फिर रिलेटिव स्लिपिंग होती, फिर हम लोग उसको अलग से कैलकुलेट करते। पर इस केस में चूंकि रिक्वायर्ड कम है मैक्सिमम से, तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो दोनों ब्लॉक्स का जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा बच्चों वो 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 16 न्यूटन रहेगी। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? हाथ उठाइए एक बार। वेरी गुड। बच्चों 2 सवाल और हैं, आप उनको होमवर्क में ले लीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे आसानी है दोनों। तो आप एक ये कर लेना होमवर्क में और एक ये कर लेना, ठीक है। इनमें दोनों सरफेस में से एक सरफेस के पास फ्रिक्शन है, दूसरी सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो आप दोनों इसको सॉल्व कर सकते हो। ये होमवर्क में बच्चों कर लेना, आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कंस्ट्रेन्ड मोशन। ओके, जो लोग लिख चुके हैं बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, कंस्ट्रेन्ड मोशन। हम्म अब बच्चों कंस्ट्रेन्ड मोशन के आप लोगों ने सवाल बहुत सारे देखे होंगे। डीपीपी में एक डीपीपी है, शायद 6वीं या 7वीं डीपीपी है, पूरे कंस्ट्रेन्ड के सवाल हैं उसमें। तो आज के बाद आप वो डीपीपी सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान से सवाल होते हैं ये। सर बोलिए बेटा। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस वर्क एनर्जी एंड पावर रहेगा, ठीक है। अभी तक तो नहीं है। आप क्या चाहते हो, एनएलएम इंक्लूड करा दिया जाए क्योंकि आधा एनएलएम आया था? बोलो। ठीक है, बोलिए। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो जो एनएलएम, हाँ, वर्क एनर्जी पावर, देखिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आखिरी बार बता रहा हूँ। वर्क एनर्जी एंड पावर आपके सिलेबस में गिवन है। 5 जुलाई से पहले वर्क एनर्जी पावर का लगभग सारे मेन कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। टेस्ट में जहां तक आएगा वहां तक हो जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरी चीज, एनएलएम इंक्लूडेड नहीं है। जो लास्ट टेस्ट जहां पर एनएलएम था उसमें बहुत हल्का कम पोर्शन आया था एनएलएम का। तो मैं इस बार सोच रहा हूं कि जो एनएलएम का आखिरी वाला पोर्शन है और वर्क एनर्जी दोनों का मिक्स करके टेस्ट हो जाए, है ना। यही आप लोग भी चाहते हैं, राइट? यही आप लोग कह रहे थे, ठीक है। तो मैं एक बार, वही मैं कह रहा था, 5 को तो मंडे है यार, तुम लोग 5 को कह रहे थे, 4 को टेस्ट होगा ना शायद। इस बार टेस्ट मंडे को है। स्पेसिफिक टॉपिक पूरा ही आप जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आएगा बच्चे। जैसे आप नहीं, तो अभी देखिए रीशेड्यूलिंग का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बात करता हूं फिर मैं आपको कंफर्म करके बता पाऊंगा। और दूसरी चीज की जो टेस्ट में आ चुका है पहले सिलेबस,
वो भी आ सकता है, मतलब आपको तो तैयार रहना चाहिए उसके लिए, तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि पहले वाला आएगा कि नहीं। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये वाले टेस्ट में हमेशा आपका 3 वीक का रहता है, इस बार 2 ही वीक का, ऐसा बोल रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. केवल 2 weeks थे। Yes, sir. आगे जितने भी टेस्ट में gap कम है। ठीक है, तो मैं एक बार, मतलब जो शेड्यूल होता है वो आपका 3 वीक का होता है, इस बार जल्दी हो रहा है, आप ये कह रहे हैं, ये समस्या आपको? हाँ तो ठीक है ना, जितना आप ज्यादा मॉक लिखेंगे वो तो आपके लिए अच्छा ही है ना, फिर जल्दी जल्दी लिखिए 2 वीक में मॉक, तो वो तो समस्या नहीं रही। बाकी सिलेबस के लिए आप परेशान मत होइए, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जो भी आपका टेस्ट होगा वो विद इन टॉट सिलेबस होगा, उसके बाहर से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो बस आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर है इंस्ट्रक्शन, जो भी सिलेबस आएगा, जो डिसाइडेड है वो वर्क एनर्जी एंड पावर है। चूंकि आप कह रहे हो कि एनएलएम का भी कुछ हिस्सा इंक्लूड होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, मैं बात करता हूँ एक बार, ठीक है? चलिए बाकी आप कंस्ट्रेंट मोशन पे थोड़ा सा आइए बच्चों, इस पे फोकस करते हैं। देखिए कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल सॉल्व करने के लिए एक आध थोड़े से अलग केस होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर केस में बच्चों आपको वर्चुअल वर्क मेथड यूज करना है, ठीक है? बहुत आसान होता है बच्चों वर्चुअल वर्क मेथड, कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वर्चुअल वर्क मेथड यूज करना है आपको हर कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब वर्चुअल वर्क मेथड कहता क्या है, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना होता है, जितने भी स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हैं उन सारे स्ट्रिंग्स में आप सबसे पहले टेंशन लिख लीजिए। जैसे बच्चों ये वाला तो बहुत सिंपल सा एक केस है जहां पे केवल एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, ठीक है? मान लीजिए इसको मैं ब्लॉक ए बोल देता हूं, इसको ब्लॉक बी बोल देता हूं, और ब्लॉक ए में चूंकि एक ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व है बच्चों, तो इसमें टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग रहती, ठीक है, पुली से कनेक्टेड रहती, तो फिर हम अगर जैसे जैसे स्ट्रिंग अलग होती फिर उस पर अलग अलग टेंशन लिखते। जैसे इस वाले केस में बच्चों चूंकि एक ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा। मान लीजिए बच्चों इस सवाल में आपको गिवन है कि जो ब्लॉक ए है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेट्स से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ दिया गया है ब्लॉक बी की स्पीड कितनी होगी, ठीक है? ब्लॉक बी की स्पीड आपसे पूछ दिया गया है, स्पीड ऑफ ब्लॉक बी कितना होगा, और बच्चों आपको ये एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल से जो थ्रेड है ये मान लीजिए कुछ 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है? तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ब्लॉक बी कितना होगा। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहता है बच्चों कि जितने पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं ए और बी, ठीक है, तो इन पे टोटल वर्क डन बाय टेंशन इट विल बी 0, ठीक है? टोटल वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। तो टेंशन कहां कहां वर्क कर रहा होगा, हालांकि वर्क अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है बच्चों, पर आपको इतना तो आइडिया होगा कि किसी भी वर्क डन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बच्चों इतना तो जानते हो ना आप सारे? तो जैसे अगर आप टेंशन के वर्क डन की बात करें हर पॉइंट पे, जहां जहां पे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक से, जैसे यहाँ पे एक ये कनेक्शन पॉइंट है और एक ये कनेक्शन पॉइंट है, तो अगर ब्लॉक ए पे टेंशन की बात करें, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट बच्चों बैक साइड हो रहा है, टेंशन राइट के साइड है, तो आप ऐसा लिखोगे टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे एंगल हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, क्योंकि टेंशन राइट के साइड है और डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड्स हो रहा है। क्लियर है आप सभी को ये? और उसी तरह से बच्चों अगर आप बी ब्लॉक पे वर्क डन की बात करोगे, वर्क डन बाय टेंशन, तो आप लिखोगे ब्लॉक बी पे जो वर्क डन होगा वो होगा टेंशन फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है, ठीक है, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इंटू एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से बच्चों बी ब्लॉक के लिए लिखोगे टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि बेटा चूंकि अगर आप 10 किलो को इधर ए ब्लॉक को इधर ले जाओगे तो जाहिर सी बात है बी ब्लॉक इधर ही मूव करेगा, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब बच्चों मैंने बताया कि वर्चुअल वर्क मेथड के अंदर जितना भी टेंशन वर्क करती है उन सारे वर्क को जोड़ दोगे तो सबका आंसर कितना मिलना चाहिए बच्चों? 0। क्लियर है आप सभी को? तो अब इसमें मैं सारी वैल्यूज रख देता हूं, तो देखिए एक बार ये बन जाएगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कॉस 180 डिग्री बच्चों -1 हो जाएगा, प्लस
टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बी, cos 60 डिग्री वैल्यू बच्चों 1/2 हो जाएगी बराबर 0। क्लियर है ना बच्चों सबको ये? तो अब यहां पे बराबर पूरा 0 बच्चों। देखिए अगर आप टेंशन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा -XA प्लस XB/2 बराबर 0। तो टेंशन बच्चों आप दोनों साइड टेंशन डिवाइड कर देंगे तो केवल यही इक्वेशन बनेगी आपके पास, -XA प्लस XB/2 बराबर 0। अब बच्चों दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -VA प्लस 1/2 VB बराबर 0। तो बच्चों यहां से VA बराबर VB/2 आ जाएगा। और अगर आपको बच्चों VB की वैल्यू चाहिए तो VB की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स VA। तो 2 टाइम्स VA बच्चों 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा अब देखिए इसमें आप में से सारे लगभग ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान सुनिए। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पहली बार मैं समझा रहा था, हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, देखो समेशन ऑफ T वेक्टर डॉट V वेक्टर बराबर 0। तो हर बार बच्चों आपको क्या करना है, T डॉट V बराबर 0 करना है। अगर वेलोसिटी पूछी जाए, अगर बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये सवाल दे देता, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन दे देता, कि मान लीजिए मैं बोल देता ब्लॉक ए का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ब्लॉक बी का आगे की तरफ एक्सेलरेशन बताओ। तो बच्चों रिलेशन सेम यही रहता, बस यहाँ पे क्या हो जाता फिर, क्योंकि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो डिफरेंशिएट कर देते तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर आ जाता एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाता, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो 2 × 2 4 आ जाता। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? क्लियर है ना ये? तो जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आएगा बच्चों वही वेलोसिटी में रिलेशन और वही फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन आएगा, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, बोलिए बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos थीटा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों लिख लीजिएगा सवाल, और हो जाए कंप्लीट तो मुझे बताइए, फिर अगला सवाल करेंगे इसी पे। हाँ हाँ बोलिए। फिर से बोलिए। हाँ हाँ देखिए वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन ऑन ए प्लस वर्क डन ऑन बी, तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन ऑल ब्लॉक्स इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है? क्योंकि जो सिस्टम है बच्चों वो ऐसा मान रहे हैं कि सेल्फ है, उसकी ना कोई एनर्जी गेन हो रही है और ना ही कोई एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वर्क डन बाई टेंशन विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि देखो आप जितना टेंशन यहाँ पे निगेटिव वर्क कर रहा है, यहाँ पे देखिए टेंशन आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ, तो जितना यहाँ पे टेंशन निगेटिव वर्क कर रहा है उतना ही टेंशन यहाँ पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है? तो समेशन ऑफ वर्क डन बाई टेंशन विल बी इक्वल टू 0। तो टेंशन का ब्लॉक ए पे कितना वर्क है वो लिख दिया आपने, टेंशन का ब्लॉक बी पे कितना वर्क है वो लिख दिया, और दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 0, ठीक है? तो वर्क डन बराबर Fs cos थीटा, तो फोर्स हो गया टेंशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, टेंशन आगे की तरफ है ब्लॉक ए पे। कुछ और सवाल करेंगे बच्चे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। मैं नहीं समझा, क्या पूछ रहे हैं आप? डिफरेंट होंगी लेकिन आप वो लिख पाओगे, जैसे पुली के थ्रू पास हो रहा है, जैसे मान लो ऐसे एक पुली है और स्ट्रिंग ऐसे जाके पुली से पास हो रही है, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ये तो पता होगा ना आपको, 2T होगा ना यहाँ पे। हाँ, तो इस टाइप के सिचुएशन बनेंगे, तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग पुली से पास हो रही है तो टी मिलके 2T हो जाता है, उस टाइप की सिचुएशन होगी। तो कुल मिला के हर बार टेंशन कैंसिल हो जाएगा, परेशान मत होना आप।
बच्चों अगला सवाल सेम तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंस। ये ब्लॉक है बच्चों, नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है ये जो रिंग अटैच्ड है, एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो रिंग अटैच है बेटा, ये रोप से ऐसे अटैच है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। बोलिए, लिख लीजिए, ये कर लीजिए, फिर दिखाता हूं पिछली स्लाइड। ये ब्लॉक है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है, और ये जो रिंग है ये स्लाइड कर सकती है इस रॉड पे। तो ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, तो आपको बताना है रिंग की स्पीड आगे की तरफ कितनी होगी। ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल आपको 37 डिग्री गिवन है। रिंग की स्पीड आगे की तरफ बताना है आपको। जैसे मैंने बच्चों किया है सॉल्व, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं। और ये पुली फिक्स है बेटा, ये नहीं मूव करेगी, ठीक है। ये वाली पुली फिक्स है। हो गया बच्चों सबका? ठीक, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों जल्दी, फिर आगे चलेंगे। ठीक, तो इसमें बच्चों देखिए एक ही स्ट्रिंग है ना थ्रू आउट। तो मान लीजिए आपने टेंशन मान लिया होगा इस स्ट्रिंग पे, मान लीजिए टी, ठीक है बेटा। तो इधर भी टेंशन टी, इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन टी, ठीक है। तो अगर आप टेंशन का वर्क डन रिंग पे निकालेंगे तो बेटा देखिए जरा ध्यान से, ये रिंग हो गई, रिंग पे टेंशन कुछ इस तरह से लग रहा है, और इसका वेलोसिटी इधर है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 37 डिग्री है। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन रिंग अगर आप निकालेंगे बेटा, तो टी एक्स cos 37, ये वर्क डन बाय टेंशन ऑन रिंग है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल 37 है बच्चों, 37 रख दिया, प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक। तो बच्चों ब्लॉक नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। बच्चों मैं रिंग को लिख देता हूं आर और ब्लॉक को लिख देता हूं बी। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। क्यों? टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है बेटा ब्लॉक पे, देखो टेंशन ऊपर की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, दोनों का वर्क डन 0 होना चाहिए। तो टेंशन बच्चों दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x cos 37, cos 37 का मतलब हो गया 4/5, और ये बच्चों हो जाएगा माइनस एक्स बी बराबर 0। तो एक्स बी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 4/5 एक्स रिंग, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो डी एक्स बी बाई डी टी। मैं तो कहता हूं बच्चों आप एक्स बी मत लिखो, सीधे वेलोसिटी ही लिख लो, है ना। हाँ डायरेक्ट ही लिख दो, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की। तो डी एक्स बाई डी टी, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया 4/5 इंटू वेलोसिटी ऑफ रिंग। सो आपसे सवाल में किसकी पूछी बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रिंग पूछिए। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग वुड बी 5/4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 10 है बच्चों, 50/4 आ जाएगा आंसर, 25/2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रिंग। हाँ कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। कितने बच्चों का आ गया था 25/2? हाथ उठाइए बेटा, वेरी गुड। अगला सवाल, तो हर बार बच्चों आपको यही कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करने, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस आएंगे। किसी कुछ डाउट पूछना है बच्चों इसमें? बच्चों आप पूरा एक्स बी करके मत लिखिए, आप यहीं से ना टेंशन इनटू वेलोसिटी कॉस थीटा कर दिया करो पहली लाइन से, क्योंकि मुझे आपको समझाना है हर चीज, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। बाकी आप टी डॉट वी करके कर लिया करो, टेंशन इनटू वी इंटू कॉस थीटा। कोई बच्चा कह रहा था इसमें कुछ रहने लिख गया है, रह गया है, लिख लीजिए बेटा जल्दी। समझ में आया बच्चों ये वर्चुअल वर्क मेथड? आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, और बाकी अभी सवाल जैसे जैसे करते जाओगे इस पे आप अच्छे होते जाओगे। जैसे ये सवाल देखिए बच्चों, अब बच्चों इसका अगला देखिए सवाल। इसमें ब्लॉक मान लीजिए ग्राउंड पे है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है बच्चों ये मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है। अब रुक जाए बेटा, अब ये सवाल कर लीजिए उसके बाद।
ये मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। ये वाला एंगल बच्चों आप ले लीजिए 53 डिग्री। आपको बताना है इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मान लीजिए ए और ये बी, तो आपको बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. कितना आ रहा है आंसर? 100/3 आ रहा है सबका? Yes, sir. ठीक, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों, फिर डिस्कशन करते हैं। और बच्चों इसमें आप डिस्प्लेसमेंट नहीं, डायरेक्ट टी डॉट वी या टी डॉट ए, है ना, टी इंटू टी डॉट वी भी कर सकते हैं, टी डॉट ए भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा देख लीजिए इसमें। तो चूंकि एक्सेलरेशन की बात की गई है बच्चों, देखिए समेशन ऑफ टी डॉट एक्स भी बच्चों 0 कर सकते हैं, समेशन ऑफ टी डॉट वी भी 0 कर सकते हैं, समेशन ऑफ टी डॉट ए भी 0 कर सकते हैं, डिपेंडिंग के सवाल में क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा है तो मैं लास्ट वाला यूज कर दूंगा, समेशन ऑफ टी डॉट ए। तो पहले बच्चों इस पे जो ए पे टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और बी पे जो टेंशन लग रहा होगा उसका ये वैल्यू होगा, चूंकि स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन सेम। अब इस पे बच्चों आप लिखोगे टी डॉट ए, तो टेंशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन नीचे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 -1 प्लस। बी पे बच्चों आप टेंशन की बात करोगे तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री, तो cos 53 और समेशन 0 होगा। तो बच्चों ये बन जाएगा -20t प्लस t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, cos 53 डिग्री बन जाएगा बच्चों 3/5 बराबर 0। टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इंटू 3/5 बराबर 20 आ जाएगा बच्चों, और एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने बच्चों का सही था बच्चों ये रिलेशन? क्या बात है। रायबरेली पाठशाला बच्चों 205, कितने बच्चों का सही था? 100/3, वेरी गुड। सिरसा कितने बच्चों का सही था सिरसा में? गुड। बच्चों हर बार आपको ये टी डॉट ए बराबर 0 करना है हर सवाल में। क्या हो गया बच्चे मथुरा में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल करें बच्चों? ठीक, अगला सवाल देखिए। बच्चों ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। अब इसमें हर जगह टेंशन सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, आपको लगेगा तो मैं बता दूंगा। ब्लॉक ए बच्चों नीचे की तरफ जा रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक बी की स्पीड बताना है आपको, स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। ओके ठीक, 40 आ रहा है। ठीक, थोड़ी देर और वेट करते हैं बच्चों, फिर करते हैं डिस्कशन। ठीक बच्चों, इसको सवाल को आप लोगों ने कैसे किया? हर जगह टेंशन कितना माना, सेम माना है, या मतलब कहाँ पे टेंशन अलग हो जाएगा? बच्चों यहाँ पे तो इस स्ट्रिंग में तो हर जगह टेंशन टी ही रहेगा, है ना, और इसके बाद यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा बेटा? 2t हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब आप इन दोनों के लिए टेंशन का वर्क डन, चूंकि इन दोनों ब्लॉक्स की स्पीड में आपको रिलेशन लिखना है, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन दीज ब्लॉक्स मस्ट बी 0। तो अगर आप ए ब्लॉक के लिए लिखोगे टी डॉट वी, तो लिखोगे आप टेंशन 2t
और वेलोसिटी बच्चों चूंकि इसकी नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ, cos 180 डिग्री प्लस टेंशन ऑन ब्लॉक बी, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक बी। तो टी हमें नहीं पता बच्चों ब्लॉक बी किधर जाएगा, ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन ऊपर की तरफ, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, cos 0 वैल्यू 1, ठीक है। तो हमें इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन से टेंशन काट दो। तो आप लिख सकते हो बच्चों 40 माइनस 40 तो उधर ले जाओ, प्लस 40 बराबर वीबी। क्योंकि भाई वैल्यू बच्चों वीबी की प्लस आ रही है, मतलब कि जिधर आपने डायरेक्शन माना था वो सही है, इसका मतलब ब्लॉक बी ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और केस मान लीजिए अगर आप सॉल्व करते और वीबी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद माइनस 40 आ जाती है, समझाने के लिए कि आप सब सिंप्लीफाई करते हैं और वीबी की वैल्यू माइनस 40, इसका मतलब जो आपने माना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा। तो आपने ऊपर की तरफ माना था और माइनस 40 आंसर आ जाता तो हम बोलते 40 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। क्योंकि प्लस आया है इसका मतलब जो हमने माना वो सही था, तो ब्लॉक बी जो है वो ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठाओ बेटा। ब्लॉक बी की स्पीड, वेरी गुड। अब यही कंस्ट्रेंट रिलेशन है बच्चों जो तुम लोग कर रहे हो सॉल्व। एक और देखो सवाल, इसमें बच्चों आपको A1 और A2 में रिलेशन बताना है, रिलेशन इन A1 एंड A2, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, दोनों के एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन आपको दिए हुए हैं, A1 A2 में रिलेशन बताना है। ठीक है, हो गया, Yes, sir. ठीक। ठीक, देखिए बच्चों, तो इसमें आप देखिए, हाँ टेंशन बच्चों आप इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक तो ये टी है ना, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन टी, तो यहाँ पे भी बच्चों टी और यहाँ पे भी टेंशन टी, ठीक है, यहाँ पे भी टी। तो बच्चों यहाँ पे कितना टेंशन हो जाएगा, 50. 2t। क्लियर है सबको, Yes, sir. तो टी 2t और यहाँ पे टेंशन टी। तो जैसे आप A1 निकालना है, मान लीजिए बच्चों इसको मैं ब्लॉक ए बोल देता हूँ, ब्लॉक बी, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए प्लस वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक बी, ये 0 होना चाहिए। तो बच्चों देखिए अगर आप ब्लॉक ए पे बात किया जाए तो टेंशन एक तो टी है और एक 2t है, तो टोटल टेंशन कितना हो जाएगा ब्लॉक ए पे, 3t। और चूंकि ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेशन माना है बच्चों, तो 3t इंटू ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेशन, तो cos 0 वैल्यू 1, बोलिए ठीक है ना। Yes, yes, sir. और बी ब्लॉक पे देखिए बच्चों आप कैसे लिखेंगे, टेंशन इंटू एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि टेंशन ऊपर एक्सलेशन नीचे, बोलिए ठीक है ना। Yes, sir. तो बच्चों टेंशन यहां से हटा दीजिए, तो आपका मेरे हिसाब से बनना चाहिए 3A1 बराबर A2, यही बना है क्या बच्चों, Yes, sir. सबका यही बना है बेटा। Yes, sir. कितने लोग का आ गया था, एक बार हाथ उठाइए तो, वेरी गुड। और देखिए बच्चों इसी तरह से एक और, बच्चों 3 ब्लॉक्स दिए हैं, तीनों के एक्सेलरेशन है, आपको बताना है रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं बच्चों, बाकी लोग के भी हो जाए फिर डिस्कशन करें। ठीक,
बच्चों एक बार हाथ उठाइएगा तो कितने लोगों का हो गया है कंप्लीट, तो मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा। लगभग सबका है। मुरादाबाद पाठशाला 09 कितने बच्चों का हो गया है? 09 मुरादाबाद पाठशाला किसी का नहीं हुआ? नरनौल पाठशाला 03 कितने बच्चों का हो गया नरनौल? गुड, ठीक। देखिए बच्चों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन लिखना है हर स्ट्रिंग में, ठीक है। और समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन ऑन एवरी ब्लॉक, अगर आप उस सारे ब्लॉक पे जितना टेंशन वर्क कर रहा है उन सबको जोड़ दोगे तो आंसर 0 आएगा। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए आपको टेंशन लिखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, तो बच्चों यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा? T/2 होगा बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार। हाँ, ये T/2 टेंशन होगा, क्योंकि अगर यहाँ T/2 तो यहाँ मिलके T, तो जो स्ट्रिंग, जो पुली के दोनों स्ट्रिंग में टेंशन होता है उनके समेशन के बराबर या उनके दोगुने टेंशन होता है जो जिस स्ट्रिंग से पुली अटैच होती है। तो चूंकि ये T है तो ये T/2। अब चलिए लिखते हैं। तो बच्चों ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ है, टेंशन भी ऊपर, तो T(A1 cos 0) प्लस, यहां पे तो ब्लॉक लगा नहीं बच्चों, यहां पे देखेंगे तो T/2 ऊपर की तरफ, A2 भी ऊपर की तरफ, तो T/2 इंटू A2 इंटू cos 0 प्लस, यहां पे टेंशन T/2 ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, तो आप लिखोगे बच्चों T/2 इंटू A3 इंटू cos 180 डिग्री बराबर 0। बोले बच्चों सही है ना यहां तक? यहां से T कैंसिल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2/2 माइनस A3/2 बराबर 0। दोनों साइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस A2 माइनस A3 बराबर 0। बच्चों आया क्या तुम लोग का ये? कितने बच्चों का आ गया था एक बार हाथ उठाइए तो। बहुत बढ़िया बच्चों, जेईई मेंस मेरे हिसाब से 2022 का सवाल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन सिखाने के बाद थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूं कि इसका एप्लीकेशन कहां आता है, किन सवालों में ये कंस्ट्रेंट रिलेशन एप्लीकेबल होता है। बढ़ चले बच्चों आगे। किसी को कुछ डाउट है बेटा इसमें? समझ में आया है बच्चों? पक्का बताओ, कर लोगे इस पे सवाल आएंगे तो? ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं बच्चों कि कंस्ट्रेंट रिलेशन किन टाइप के सवालों के लिए। बोले बेटा। एंगल से मतलब कि ये cos 180 डिग्री कैसे लिख दिया ये? ठीक ठीक, देखिए जैसे इस वाले ब्लॉक के लिए देखिए, ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए पे बताइए टेंशन की डायरेक्शन क्या है। अगर मैं ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो टेंशन इधर कितना किधर लग रहा है बेटा? ऊपर की तरफ लग रहा है ना। और ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ऊपर, वो भी ऊपर की तरफ है। बोलिए ठीक है ना। तो फोर्स एक्सेलरेशन cos थीटा, फोर्स एक्सेलरेशन, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू 1। तो देखिए यहां पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बोलिए बेटा। उसी तरह से आप इसके टेंशन की वैल्यू लिखिए, T2 ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1। इसकी बात करेंगे तो टेंशन T/2 ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, T/2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 -1। तो बच्चों समेशन करके 0 कर देंगे, फिर वही आ जाएगा रिलेशन। बच्चों एक सवाल मैं लेता हूं और मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंस्ट्रेंट रिलेशन किन टाइप के सवालों को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए बच्चों, ठीक है, कि कंस्ट्रेंट रिलेशन कहां पे आपकी मदद कर सकते हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। जरा देखिए एक क्वेश्चन। तो एक्चुअली बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशन जो यूजफुल होते हैं बच्चों, वो हमें एनएलएम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं एनएलएम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक पुली लगी है और ये ब्लॉक अटैच्ड है पुली से कुछ इस तरह से, यहां से एक और स्ट्रिंग पुली, और ये स्ट्रिंग जाके ऊपर कनेक्टेड है सीलिंग से, और बच्चों मान लीजिए यहां से एक ब्लॉक अटैच्ड है कुछ इस तरह से, ठीक है। मासेस ले लेते हैं बच्चों, इसका मास m मान लेते हैं, इसका मास 2m मान लेते हैं, ठीक है।
और आपसे सवाल में बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। अब बच्चों यहाँ पे ना जो हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था ना, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये है कि जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जाएगा, ये वाला ब्लॉक उस एक्सेलरेशन के कुछ दूसरी वैल्यू से जाएगा। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा। तो जो हम लोग फॉर्मूला लगाते आए थे कि नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? बोलिए। Yes, sir. बहुत ज्यादा सन्नाटा है। क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन में तकलीफ आ रही है क्या बच्चों? ठीक। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है बच्चों, जहां पे हम नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास नहीं लगा सकते, कारण दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा। हमें नहीं पता कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का आगे की तरफ एक्सेलरेशन a1 है और इस ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a2 है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या होगा, पर ऐसा मान लेते हैं। सर अगर मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 मान लूंगा तो कोई तकलीफ है? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, आप a2 मान लो ऊपर की तरफ और इसको a1 बैकवर्ड्स मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसा आप मानना चाहो मान सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ऊपर की तरफ मान लो, इसको पीछे की तरफ मान लोगे, तो दोनों a1 a2 की वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो आप मान सकते हो कुछ भी, कोई फर्क नहीं। तो जैसे मान लीजिए इसको मैंने आगे की तरफ मान लिया, इसको नीचे की तरफ मान लिया, तो अब बिल्कुल बेसिक से चलना है बच्चों। आपको इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है m की। तो m की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये ब्लॉक m है, इस पे टेंशन आगे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन a1 आगे की तरफ। तो इसके लिए लिख देंगे बच्चों फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। जैसे बच्चों इस वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी है, वैसे ही आप 2m की भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो 2m पे बच्चों अगर लगने वाले फोर्सेस लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो आप ग्रेविटी वाला फोर्स लिख दोगे 2mg नीचे की तरफ, बोलिए ठीक है ना बच्चों। उसके बाद इस पे टेंशन लगेगा बच्चों। देखिए अगर आपने इस स्ट्रिंग पे टेंशन T माना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे भी टेंशन T हो गया, यहाँ पे भी टेंशन T हो गया। तो बच्चों अगर यहाँ पे हर जगह टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बेटा टेंशन 2T हो गया। अब बताइए इसके लिए बच्चों न्यूटन्स लॉस की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? ये नीचे की तरफ a2 से जा रहा है, 2mg है, 2t है, कैसे लिख दिया जाए न्यूटन लॉस की इक्वेशन? मतलब जैसे ये इक्वेशन 2mg माइनस 2t 2m इंटू a2, बोलिए मानते हैं बेटा? Yes, sir. है ना। आप यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन बराबर m इंटू जी इफेक्टिव, वो भी कर सकते हो, उससे भी सेम इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। लेकिन बच्चों अगर आप सवाल में देखें तो 3 अननोन है, a1 a2 और टेंशन, 3 अननोन है। ठीक है, आपने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली, उससे एक इक्वेशन आ गई, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से एक इक्वेशन आ गई। अब आपको तीसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो कंस्ट्रेंट रिलेशन देंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन बच्चों कैसे लिखेंगे आप? t डॉट ए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए टेंशन आगे की तरफ, एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो t इंटू a1 इंटू कॉस 0 पहले वाले ब्लॉक के लिए हो गया बच्चों। ठीक है ना। अब दूसरे वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे? देखिए टेंशन ऊपर की तरफ, 2t इस ब्लॉक के लिए देखिए बेटा, टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे, तो फोर्स एक्सेलरेशन कॉस 180 डिग्री, हाँ -1, बिल्कुल सही बात है, बराबर 0। तो बेटा यहां से देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, a1 और ये बन जाएगा -2a2 बराबर 0। तो क्या बच्चों ये थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास? बोलिए एक बार। Yes, sir. अब सॉल्व हो पाएगा बच्चों ये प्रॉब्लम, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको पढ़ाने का मतलब, जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव केवल ये होता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डील कर पाए। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन एक आप मान लो कि एक स्टेप है जो हमें आना चाहिए, तभी हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आप एक हेडिंग या सब हेडिंग टाइप से डाल दो, यूटिलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन, उसके बाद ये एग्जांपल नोट कर लीजिए और ये 3 इक्वेशन लिख लीजिए। फिर से बोलिए बेटा। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बराबर ही है टेंशन। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, यूटिलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि यार कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है। यूटिलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन, बोलिए बेटा। यही तो बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशन में कर रहे थे हम लोग, फोर्स
आपको समझ में आया आपको, या आपने ऐसे ही ओके ओके कर दिया? समझ में आया? सर आगे बच्चों अगला सवाल कर लें एक। Yes, sir. बच्चों एक सवाल थोड़ा सा जो आपको वर्चुअल वर्क मेथड नहीं लगाना चाहिए एक सवाल में, वो भी मैं ले लेता हूं। देखिए बच्चों जिनका रह गया है फिर आप थोड़ा सा बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं आज हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन खत्म कर लेते हैं, कल से वर्क एनर्जी शुरू करेंगे। देखो बच्चों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि एक पुली है। Excuse me, sir. बोलिए बेटा। Sir, एक बार बोलो। तो जो अगला बच्चों मैं आपको केस कराने वाला हूं वो अगला केस उसमें पुली को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक अलग हम लोग केस यूज करेंगे, तो मैं समझाता हूं आपको कैसे है वो। तो जैसे ये पुली है, मान लीजिए इस पुली में दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ठीक है। दोनों एंड पे ब्लॉक्स अटैच कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक साइड मान लीजिए कुछ आपने मास अटैच कर रखा है और दूसरे साइड कुछ मास आपने अटैच कर रखा है, ठीक है। अब आपको सवाल में दे दिया गया कि जो पुली है, अब पुली बच्चों आगे ऊपर की तरफ आपको कुछ भी दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, एक्सेलरेशन दे सकते हैं। तो जो स्पीड के लिए जैसे सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन के लिए भी सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल में बोल दिया जाए कि जो पुली है वो ऊपर की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और सवाल में ये भी बता दिया गया है कि जो ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है उनमें से ब्लॉक ए नीचे की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे सवाल में पूछ दिया है ब्लॉक बी की स्पीड बता दीजिए, ठीक है। तो जो इसके लिए जरा सुनिए एक स्टोरी, मतलब इसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। जैसे बच्चों एक पुली ब्लॉक सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं जहां पे एक पुली से ब्लॉक्स अटैच्ड है। मान लीजिए एक ब्लॉक इधर हो गया और एक ब्लॉक इधर हो गया, ब्लॉक बी और ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक ए, और पुली बच्चों जो है वो सीलिंग से अटैच्ड है। अब बच्चों जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ए ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी नीचे आएगा अगर पुली सीलिंग से अटैच्ड है। तो बच्चों इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जिस एक्सेलरेशन से, हाँ ना, ब्लॉक ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा, बी वाला। तो बच्चों हम लोग इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी बच्चों ये जो लिखते हैं वो पुली के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए भी लिख रहे हैं वो पुली के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी जो है पुली के रेस्पेक्ट में है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पुली इट इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पुली। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में, ठीक है। माइनस साइन इसलिए केवल लगाया बच्चों क्योंकि ये ऊपर डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बराबर होंगे वेक्टरली। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली लिखना चाहो बच्चों तो ये ऐसा लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर, जब बच्चों आप ये बी का लिखोगे तो ऐसा लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ठीक है, माइनस से बच्चों आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों इधर बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जो आप इसको इस साइड ले जाओ ताकि आप एक्सेलरेशन ऑफ पुली एक साइड ले जाओ, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली एक साइड और बी ब्लॉक को इधर ले आओ। तो जब अगर आप इसको लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। जो ये माइनस था इसको इधर ले आए और इसको उधर भेज दोगे तो ये बराबर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 2। तो जो रिलेशन बच्चों ये एक्सेलरेशन के लिए आया सेम आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों आपको कभी भी पुली मूव करते हुए दिखे तो आप ये रिलेशन यूज करिए, है ना। जहां पे जैसे पुली को ड्रैग कर रहे हैं आप ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक ए की स्पीड दी है, ब्लॉक बी की स्पीड आपसे पूछी है। तो देखिए बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों 20 है सवाल में, तो आप लिख दीजिए प्लस 20। प्लस 20 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे आप ऊपर की तरफ जाने वाले को प्लस ले रहे हैं तो कोई भी ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस। चूंकि यहाँ पुली ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों तो प्लस 20 बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे की तरफ है तो माइनस 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बच्चों आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 बराबर आ जाएगा माइनस 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो बच्चों यहां से वेलोसिटी ऑफ बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास 40 प्लस 10 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैंने प्लस वी भी माना है, इसका मतलब मैंने बाय डिफॉल्ट बी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर मान ली है। हाँ, अगर मैंने नीचे की तरफ मानी होती बच्चों यहाँ पे तो मैं माइनस वी भी लिखता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चूंकि ऊपर की तरफ मानी इसलिए प्लस वी भी, तो वीबी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर बोलिए बेटा क्या नहीं समझ में आया आपको? ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको नोट बना के लिख लो, है ना। कुछ ऐसा बच्चों ये सवाल है, ठीक है, ये कोई ऐसा कंस्ट्रेंट जो आपने टॉपिक है उसी के अंदर आएगा। ये एक नोट बना के या एडिशनल पॉइंट बना के आप लिख लो। देखिए बच्चों अगर आपको ये पूरा ये समझ में आ गया यहां तक बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया बच्चों तो आपको ये रिलेशन याद करना है एट द एंड ऑफ द डे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है। बाकी मैंने किया क्या इधर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ए ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी पीछे आएगा अगर पुली हैंग है, ठीक है, पुली सीलिंग के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है। तो चूंकि इन दोनों के डायरेक्शन अलग है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी माइनस ऑफ ए बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली और बी को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। उस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ बी को लिख दिया, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आप यहां तक पहुंच गए। जो रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए आएगा वही रिलेशन वेलोसिटी के लिए आएगा। तो आप फाइनली रिजल्ट आपको याद करना है क्योंकि इसमें कोई आप नया कॉन्सेप्ट भी नहीं सीख रहे हो। तो अगर आपको ये पूरे डिस्कशन के बाद केवल इतना याद रहता है बहुत बढ़िया बात है, आप इतना याद रखो। उसके बाद जब आप इसको यूज कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया, जो चीज ऊपर मूव करे उसको प्लस लेना। जैसे यहाँ पे पुली ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो प्लस 20, ब्लॉक ए नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो माइनस 10, वीबी को मैंने ऊपर की तरफ मूव करता हुआ माना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ वीबी डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, माइनस 10 प्लस वीबी, तो वीबी की वैल्यू 50 आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। बच्चों अब इसकी डीपीपी जो है आपको सॉल्व करनी है कंस्ट्रेंट रिलेशन की। अब हो जाएगी, आपसे सारे सवाल हो जाएंगे लगभग, और कल हम लोग इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन की डीपीपी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। बोलिए। हाँ हाँ हम्म
ठीक। बेटा इसमें ना जो भी आपने सवाल पढ़ा है उसमें tan थीटा, मैंने आपको कल एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला बताया था ना कि अगर आप tan थीटा बराबर म्यू हो जाएगा तो ये वो एंगल है जिस पे ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा। तो आपको सवाल में म्यू की वैल्यू, हाँ नहीं इंक्लाइन प्लेन में नहीं रखा, वो एक कर्व है, तो कर्व के लिए आप tan थीटा की वैल्यू निकाल दो, dy बाई डी एक्स निकाल दो, वो बराबर म्यू के होगा। तो जैसे एक्स क्यूब बाई 6 है तो उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 3x स्क्वायर बाई 6 बराबर म्यू। अब जो म्यू की वैल्यू दी है बेटा यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी म्यू दिया वो डाल देना, x की वैल्यू आएगी, फिर y बराबर एक्स क्यूब बाई 6, यहां से जो x की वैल्यू है वो इसमें डाल देना तो y की वैल्यू आ जाएगी, यही आपकी हाइट होगी जहां पे ब्लॉक को रखना चाहिए, वो स्लाइड ना कर। क्या बेटा पुली में ये बेटा टेंशन हम लोगों ने कहीं पे दिखाया ही नहीं है, बस ये कि एक पुली को हम लोग 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर ले जा रहे हैं, ब्लॉक ए नीचे जा रहा है तो ब्लॉक बी की स्पीड बतानी है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, डीपीपी सॉल्व कर लेना आप लोग। बाय बेटा, बाय बाय। बोलिए। अभी जाना होगा। बाय बच्चे, बाय बाय सर, बाय बाय। सर बोलिए बेटा, बाय सर, टेस्ट का एक क्वेश्चन था। बोलिए। बाय सर, बाय बेटा, बाय। बोलिए बेटा, बोलिए। सर ये क्वेश्चन मैं अभी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। When we make a stone, we get hurt. हम्म Due to which of the following properties of stone does it happen? Inertia, velocity, reaction या momentum? जब हम लोग उसमें सवाल का स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन वी कैच अ स्टोन, When we kick a stone, किक अ स्टोन, तो वी गेट हर्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ द स्टोन। लेकिन रिएक्शन ये प्रॉपर्टी produce reaction है। ये रिएक्शन सब प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो क्या सवाल में क्या पूछा है, प्रॉपर्टी, सर Yes sir, बाय property. प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा। Inertia, velocity, reaction, momentum. देखिए बेटा, आप अगर आप ऑप्शन देखिए ना तो वेलोसिटी से आप कोई हर्ट नहीं हो सकते आपको। देखिए आप जो पर्सन किक कर रहा है उसको चोट तभी लगेगी जब उस पर फोर्स लगे, ठीक है। अब जो स्टोन है उसके पास इनर्शिया है, बट उस इनर्शिया से मेरे पैर में चोट कैसे लगेगी, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे पैर में चोट तभी लगेगी जब मेरे पैर पे कोई फोर्स लगे, ठीक है। तो रिएक्शन के अलावा बच्चे कुछ होगा नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब आप ये करें कि हाँ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है रिएक्शन, अब एवरी एक्शन जैसे आप उस पर फोर्स लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट पे तो उसका रिएक्शन आपके पैर पे लगेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। अब ये प्रॉपर्टी, लेकिन बच्चे और देखिए इनर्शिया, वेलोसिटी और मोमेंटम आंसर नहीं हो सकते बेटा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इनर्शिया कहना तो मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। सर फोर्स सर किसी पर डिपेंड करता है सर, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम पर किसी तो दोनों क्या क्या, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम पर नहीं करता चेंज केवल, अच्छा आप ऐसा लिख देना कि फोर्स डिपेंड ऑन चेंज ऑन मोमेंटम। फोर्स अगर मेरे पास, हाँ दो ऑप्शन है बेटा जिसमें एक में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, एक में चेंज ऑन मोमेंटम है, तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेलेक्ट करूंगा, बाकी करता मोमेंटम चेंज पे भी है। सर बोथ ऑफ दीज क्या बेटा, सर अगर बोथ ऑफ दीज रखे हो तो ये दोनों यार दोनों दे रखा है क्या, सर मेरे ख्याल से एक ही और चीज सर, ये वाला रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम हो सकती है। हाँ सवाल में दे रखा है, रुको एक सेकेंड, फोर्स देखिए फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी टी, तो फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स डिपेंड करता है टाइम पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो है ही। अब मुझे नहीं पता बच्चों ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्या क्या ऑप्शन थे एक बार पढ़ोगे क्या, मतलब ऑप्शन में दो चीजें रहती हैं, हाँ चेंजिंग मोमेंटम, हाँ चेंजिंग मोमेंटम, हाँ, इधर देखा बोथ ऑफ दीज, तो दोनों ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ दीज क्या बोल रखा है, आंसर क्या दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए।
क्या बेटा? मैं सर हाँ हाँ, सर उसका आंसर लेकिन केवल फोर्स दे रखा है पर हमने बोथ ऑफ दीज लगाया था। आंसर फोर्स दे रखा है, किसका फोर्स दे रखा है बेटा? किसी वाले क्वेश्चन का अगर स्टोन को मूविंग ट्रेन से थ्रो करेंगे तो उसमें फोर्स एट एन इंस्टेंट उस पे डिपेंड करेगा, ट्रेन करेगा, बोथ 1 and 2 पे डिपेंड करेगा, तो हमने बोथ 1 and 2 लगाया। देखिए बच्चे, अगर आप ट्रेन से स्टोन को छोड़ देते हैं तो फिर ट्रेन से स्टोन का कोई लेना देना नहीं है, फिर वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरेगा, तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा और उसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके सर। आपने मैम से नहीं मिलवाया? मैम यार देखो, मैं वो थोड़ा कैमरा फ्रेंडली है नहीं बेटा, तो मैंने बोला है वो, लेकिन वो किसी के साथ आप नहीं बोल सकते ना कि आइए जबरदस्ती, वो कैमरा फ्रेंडली है नहीं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, मेरी अगली क्लास है 10 मिनट में, तो मैं निकलता हूँ। बोलिए। सर आप भी तो हाँ। ट्रेन पर डिपेंड नहीं करेगा तो एक्सीलरेशन पर इस स्लाइड पे डाउट है। एक सेकंड बच्चों, एक एक करके पूछिए। हाँ बोलिए। डिपेंड नहीं करेगा सर जो स्टोन है। नहीं, देखिए सूडो फोर्स रियल फोर्स नहीं होता, तो अगर आप सूडो फोर्स के नजरिए से सोच रहे हो कि हम ट्रेन में बैठे हैं और उसको देख रहे हैं स्टोन को और सूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो सूडो फोर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जब आपसे नेट फोर्स की बात होती है तो केवल रियल फोर्स देखते हैं, ठीक है? इस वजह से। सर बोलिए बेटा, बोलिए। जो फॉर्मूला निकाला है हाँ हाँ, सर उसमें आपने उन्हीं का एक्सप्रेशन वेलोसिटी तो कंसीडर नहीं की। लिखा है ना बेटा। ओके सर। चलिए बच्चों, मिलते हैं। हाँ, आपने इस पे नहीं किया एक्सेलरेशन ऊपर। दोनों में किया बेटा। एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा है ना, एपीजी बराबर एएजी प्लस एबीजी डिवाइड बाय 2। दोनों में किया है, दोनों में किया है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू बच्चों।